ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। आप लोगों का बेस जो है वो कॉमर्स ही है। यस मैम। +1 +2 सबने कॉमर्स में पढ़ी है ना, तो ये तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। सारे वही कंसेप्ट्स हैं, देखो द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंस फंक्शंस। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शंस, ट्रेजरी एंड फाइनेंस फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सप्लोर्ड फर्दर इन द एडवांस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। फंक्शन ऑफ द ट्रेजरी आल्सो डिस्कस। तो ये सारा कुछ अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है हमारे पास अकाउंटिंग फंक्शन। देखो अब अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। सबसे पहले अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद इन द बिजनेस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या होता है? जर्नल लेजर। रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या होगा? जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। एनालिसिस किससे करते हैं? रेशो से। तो अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना और फिर उनकी एनालिसिस करना। इन द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस, जो कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे बहुत ज्यादा काम है, द रेंज ऑफ द टास्क दैट द अकाउंटिंग फंक्शन नीड्स टू परफॉर्म इज वेरी वाइड। कहते हैं जो भी हमें टास्क जो है वो परफॉर्म करने हैं वो बहुत बड़े हैं। दिस ऑफन मीन्स दैट अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज स्प्लिट इनटू अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है? जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो अलग अलग फंक्शंस में क्या हो गया है? स्प्लिट हो गया है। ईच ऑफ विच डील्स विद द सेपरेट सेल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है और हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करेगा? डील करेगा। देखो पहले क्या है, जैसे फाइनेंस डायरेक्टर है, उसने अपने नीचे क्या, उसके 4 सब हेड्स बना दिए। एक होगा चीफ अकाउंटेंट, एक है ट्रेजरर, एक है टैक्स मैनेजर और एक है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। चीफ अकाउंटेंट क्या करेगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटर के रिलेशनशिप्स। ट्रेजरर का क्या काम है? डेट स्ट्रेटेजी बनाना। ट्रेजरर का मतलब क्या होता है? जो पैसे की देखभाल करेगा कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो डेट स्ट्रेटेजी बनाएगा। करेंसी मैनेज करेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बैंकिंग फोरकास्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे काम किसके हैं? ट्रेजरर के हैं। टैक्स मैनेजर क्या करेगा? टैक्स की स्ट्रेटेजीज बनाएगा, उसकी मिटिगेशन, उसको कैलकुलेशंस करेगा, उसको कंप्लायंस करेगा प्रोसीजर्स के साथ। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फंक्शन क्या है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो ये सारे काम कौन करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। For the purpose of this exam, you need to be aware of 3 key functions within the accounts department. तो कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास? एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन, एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन और एक है ट्रेजरी फंक्शन। तो ये 3 तरह के फंक्शन है जो हमें इसमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है वो कौन सा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके साथ कंसर्न्ड है? विद द प्रोडक्शन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लेजिस्लेशन। हमने जो भी अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज तक पढ़ा है उसमें क्या है? हमने जो भी स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं, जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी कन्वेंशंस हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, उन सबको फॉलो करके ही हम क्या बनाएंगे? अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यही है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं हम? स्टैंडर्ड्स और लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग। वेन एवर कहते हैं जब भी कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, पेमेंट हो, देयर इज अ नीड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो हमें उस ट्रांजैक्शन को क्या करके रखना है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करना है। द ट्रांजैक्शन इज फर्स्ट एंटर इनटू द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे एंटर होगी? प्राइम एंट्री की बुक्स में। अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हमारे पास ये 5 है। पहली है हमारे पास परचेज डे बुक। परचेज डे बुक किसके लिए होती है? परचेजेस मेड बाय द बिजनेस लिस्टिंग द इनवॉइसेस रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। परचेज डे बुक में कौन सी परचेजेस एंटर होते हैं जो क्रेडिट की हो? क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि कैश बुक में आ जाएंगी कैश परचेजेस। तो और परचेज डे बुक में कौन सी परचेजेस आएंगी? जो क्रेडिट पे होंगी, जो उधार पे हमने परचेज की होगी। सेल डे बुक किसको रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट सेल्स को। कैश बुक, कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां से जा रहा है? बैंक अकाउंट में हम किसी को चेक इशू कर रहे हैं, किसी से चेक रिसीव कर रहे हैं, बैंक के थ्रू कोई पेमेंट आई है, तो ये सारा कुछ किस पे रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में।
एक होती है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है, जैसे चाय बिस्किट के, ऑफिस के छोटे मोटे एक्सपेंस, जो सब कुछ किस में आ जाता है, पैटी कैश बुक में। एक होती है जर्नल, जिस भी एंट्री को ऊपर किसी भी बुक में जगह नहीं मिलती वो किस में चली जाएगी, जर्नल में, जैसे कि डेप्रिसिएशन, तो ये किसका पार्ट बन जाएगी, जर्नल का। क्लियर है पॉइंट्स यहां तक? ऑन द रेगुलर बेसिस, ऑफन डेली और वीकली, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। कहते हैं अगर हम रेगुलर बेसिस पे देखें, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, या किसके ऊपर बेस करेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, जितनी वॉल्यूम है ट्रांजैक्शंस की। द डे बुक्स आर टोटल, हम उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और फिर उन टोटल्स को हम एंटर कर देंगे लेजर में। डे बुक्स आर टोटल एंड दीज आर एंटर्ड इनटू द लेजर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द बिजनेस। कहते हैं जब भी बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा, द बैलेंस इज कैलकुलेटेड, तो फिर से हम बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, एंड दीज आर यूज्ड टू क्रिएट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पीरियड। और हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम उस बैलेंस को कैलकुलेट करके उससे क्या क्रिएट करेंगे, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाएंगे, देखो अब ये टोटल का मीनिंग क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या मेंटेन कर लेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस। देर आर 3 मेन, देखो ये 3 तरह की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बनाई जाती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, विच डिटेल्स द इनकम एज वेल एज द कॉस्ट इंकर्ड इन द पीरियड। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट में क्या क्या लिख सकते हैं हम, जो भी हमारी इनकम है या फिर जो जो हमने कॉस्ट इंकर की है। दिस अलाउज द बिजनेस टू कैलकुलेट वेदर इट हैज मेड ए प्रॉफिट। कहते हैं ये बिजनेस को क्या चीज अलाउ करता है कि हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट का मतलब है कि क्या इनकम कॉस्ट से ज्यादा है या फिर कॉस्ट इनकम से ज्यादा है। तो ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखते होते थे हम, इधर हम लिखते हैं सारे एक्सपेंस और इधर क्या लिखते हैं हम, सारी इनकम्स, और फिर इनको मैच करके देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा है। अगर बैलेंस यहाँ बचेगा तो क्या होता था, लॉस, अगर यहाँ बचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एट द ईयर एंड विच शो द एसेट बिजनेस रिसोर्सेज सच एज मोटर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, कैश, लाइबिलिटीज, मनी और टू थर्ड पार्टी सच एज बैंक, सप्लायर्स। तो ये सारी डिटेल्स किस में आएंगी, हमारी बैलेंस शीट में। देखो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमें क्या बनाता है, बिजनेस की परफॉर्मेंस, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें कहाँ से पता चलती है, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीजें लिखते होते हैं, हमारी एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज। ये सारा कुछ हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में। दिस स्टेटमेंट आल्सो शोज द स्टेक्स दैट द ओनर ऑफ द बिजनेस हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस पर्सन का, ओनर का बिजनेस में कितना स्टेक है, कितनी कैपिटल है जो उस ओनर की है। इन ए कंपनी दिस इज ऑफन रेफर टू एज अ शेयर होल्डर्स इक्विटी। एक कंपनी में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विच समराइजेज द। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करेगी, उसमें सारी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट उनको क्या कर देंगे, हम समराइज कर देंगे। इट हेल्प्स टू शो वेदर द कंपनी इज सॉल्वेंट। इससे हमें क्या पता चलेगा कि क्या कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है कि वो पेमेंट्स कर सके, और उसने कितना कैश कहाँ पे इस ईयर में स्पेंड किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है और कितना कैश रिसीव किया है, या उसकी कैश की जो भी पोजीशन है वो कहाँ से पता चलेगी हमें, स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो से। क्लियर है पॉइंट्स। ट्रांजैक्शन से क्या बनती है, डे बुक्स, डे बुक से बनेंगे लेजर अकाउंट्स, लेजर से बन जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग गिवन है, इसमें क्या लिखा है देखो, Noah has been asked to find 4 pieces of information about FGH। कहते हैं नोआ को कहा गया कि तुम 4 तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो ले लो for his manager for the company from the company statement of P&L। ठीक है, कहाँ से लेनी है, P&L स्टेटमेंट से लेनी है, एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन वाली स्टेटमेंट से भी ले लो। He has been asked to find, कहते हैं उसको क्या किया गया कि तुम क्या फाइंड आउट करो, द रेशियो ऑफ द करंट एसेट्स टू द करंट लाइबिलिटीज। अब देखो करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज के बारे में हमें कहां से पता चलेगा, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बारे में हमें कहां से पता चलेगा, कौन से स्टेटमेंट से पता चलेगा हमें
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस हाँ शीट। हाँ, बैलेंस शीट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से। टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, ये कहां से पता चलेगा हमें? फाइनेंशियल पोजीशन से ही। ग्रॉस प्रॉफिट की टर्नओवर की परसेंटेज कितनी है, ये कहां से पता चलेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। आगे देखो, व्हाई डू बिजनेस नीड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बिजनेस को क्या नीड है कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करे, उनको बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में टाइम भी जाएगा और एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। सो व्हाई डू मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव एन अकाउंटिंग फंक्शन, कहते हैं अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, फिर क्यों हम ऐसा काम करते हैं जिसपे इतना खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी जा रहा है? तो मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन इज टू सेटिस्फाई द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु हैव एन इंटरेस्ट इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, कि हमने उन लोगों को सेटिस्फाई करना है जिनका हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या है? इंटरेस्ट है। और वो कौन कौन से पर्सन होंगे? जो हमने पीछे भी किए थे, ओनर्स। ओनर्स का क्यों होगा? कि उन्हें देखना है कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, कितना अच्छे से चल रहा है। मैनेजर्स क्यों होंगे? ताकि वो प्लानिंग कर सकें अच्छे आज के टाइम को देख के या पिछले हिस्टोरिकल इवेंट्स को देख के फ्यूचर की प्लानिंग करनी है मैनेजर्स ने। बैंक्स को देखना पड़ेगा कि हाँ वो उनके लोन्स को पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं, नया लोन इन ऑर्गेनाइजेशंस को दें या ना दें। एम्प्लॉयज क्यों देखेंगे? कि उनकी जॉब सिक्योरिटी कितनी है, उनको सैलरीज टाइम पे मिल जाएंगी कि नहीं। सप्लायर्स क्यों देखेंगे? कि अगर उन्होंने क्रेडिट पे सामान दिया है तो हमारे बिजनेस की जो क्रेडिट पोजीशन है वो कैसी है, हम लोगों के साथ कैसी डीलिंग्स रखते हैं, उनको पेमेंट कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं, हमारा बिजनेस स्टेबल भी है या नहीं है। कस्टमर्स देखेंगे कि आज हम उनके ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में भी हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतने कैपेबल है हम, इतना बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है। तो इस चीज के लिए अब गवर्नमेंट क्या देखेगी कि हाँ हम जो लॉज और रेगुलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ओबे कर रहे हैं कि नहीं, टैक्सेशन के जितने भी रूल्स हैं उनको ओबे करते हैं कि नहीं, टैक्स प्रॉपरली पे करते हैं, कहीं कम तो नहीं पे करते, कहीं चोरी तो नहीं करते। तो ये सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को देखना है। तो कंपनी मस्ट सेंड, कहते हैं जो कंपनी है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हर शेयर होल्डर को भी देनी होती है। The companies must send a copy of their financial statements to each of the shareholder। हर शेयर होल्डर के पास हर ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक कॉपी जाएगी। लार्ज एंड पब्लिकली कोटेड कंपनीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एक्सटर्नल ऑडिटर्स, कहते हैं जो लार्ज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट क्या मीनिंग है? एक होता है इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल क्या, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे पर्सन जो हैं वो काम कर रहे हैं, हमने एक पर्सन को वहां से कह दिया भाई तू हमारे अकाउंट्स के साथ हमारे कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट कर दे, तो ये हमारे लिए क्या है? इंटरनल ऑडिट है। अब ये तो हमारा बंदा है, ये हमारे हक की बात करेगा, ये अपना व्यू इंडिपेंडेंटली नहीं रखेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट व्यू का मीनिंग क्या है? जिसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस ना हो, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जब अपने व्यूज एक्सप्रेस करे कि हमारा बिजनेस कैसा है। और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल कहीं बाहर से हमने उस पर्सन को हायर किया कि आगे हमारी कंपनी के क्या कर दो, अकाउंट्स को चेक कर दो। तो एक्सटर्नल ऑडिटर का कोई दबाव नहीं है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको तो सिर्फ ये देखना है कि हमारे अकाउंट सही से बने हैं कि नहीं, उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, हम कोई घपला ना करते हो। तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है? इंडिपेंडेंट वे से अपना ओपिनियन दे सकता है। तो लार्ज जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं? एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करती हैं ताकि एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सके कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली ड्रॉप हुई हैं और क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं हमें। तो इस चीज के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। एक होता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। Many organizations adopt an integrated reporting approach, which means that the financial statements cover the organization's financial performance and position। कहते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती हैं? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अप्रोच को अडॉप्ट करती हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किसको कवर करेंगी? ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को। यूजिंग द 3 प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने पीछे पढ़ी हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एंड कैश फ्लोज।
but also report on any other relevant information that would be of interest to the users। कहते ये इन्फॉर्मेशन तो हमने देनी ही है, ये तो तीनों स्टेटमेंट्स हमने देनी है, बट इसके साथ अगर उसको कोई अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो भी उनको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। जैसे कि बैंक के पास जाओगे, बैंक वाले कहेंगे हमें अपनी पहले पीछे बैंक से लोन लेना है, तो वो कहेंगे पहले अपनी पिछली रिटर्न्स लेके आओ, ये लेके आओ, जो भी वो फॉर्मेलिटीज मांगेंगे, तो वो क्या होगी, जो रिपोर्ट हम उसको बना के देंगे वो क्या होगी, इंटीग्रेटेड रिपोर्टेड, उसमें रिपोर्टिंग, उसमें वो बाकी चीजें, वो तीनों स्टेटमेंट्स तो लगी ही होंगी, उसके साथ वो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे हम जो उन्होंने मांगे हैं हमसे। तो वो जितनी भी रेलेवेंट पोजीशन हम उन रिपोर्ट्स के साथ उसको देंगे, तो कलेक्टिवली हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कहते हैं अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, बट इज नॉट लिमिटेड, मतलब यही है, इससे अलावा भी कुछ हो सकती है। मेजर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन फेसेस एंड एक्शन दे हैव टेकन टू डील विद दिस रिस्क, कि जो भी रिस्क इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक फेस किए हैं और क्या एक्शन लिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस रिगार्डिंग द एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस रही है। द परफॉर्मेंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके साथ हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या परफॉर्मेंस है। एक आता है हमारे पास कंसेप्ट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कैपिटल का। इसमें ये पढ़ना है बस हमने, 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है कि कैपिटल जो है इन्होंने 6 टाइप्स में बाइफरकेट की है। द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द लुकिंग एट फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस इन एन इंटीग्रेटेड वे। कहते हैं कि इंपॉर्टेंस बताता है कि हमने फाइनेंशियल और सस्टेनेबल परफॉर्मेंस को इकट्ठे वे में कैसे हमने देखना है, इसको इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। कहते वन दैट एम्फेसाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन, कहते हैं अगर कोई इनके रिलेशनशिप को समझ ले तो इसका मतलब क्या है, वो 6 कैपिटल्स को समझ रहा है। तो इन्होंने 6 कैपिटल्स की एक डेफिनेशन बना के दिया है हमें। सबसे पहले है फाइनेंशियल कैपिटल। दिस इज व्हाट वी ट्रेडिशनली थिंक ऑफ एज कैपिटल, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, बैंक नोट्स। इट एनेबल्स द अदर टाइप्स ऑफ कैपिटल डिस्क्राइब बिलो टू बी ओन्ड एंड ट्रेडेड। अब फाइनेंशियल कैपिटल का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, जहां से पैसा आ रहा है, हम पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, शेयर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, या बैंक नोट्स हैं, मतलब कि कितने भी टाइप की कैपिटल जो आपके पास ओन्ड है जिसमें आप ट्रेड करते हो, वो किसकी डेफिनेशन में आते हैं, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल की। एक होती है मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चर्ड क्या है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्राइजिंग ऑफ मटेरियल गुड्स या फिक्स्ड एसेट। जो भी फिक्स्ड एसेट या टूल्स आप यूज करते हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, विच कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस रादर देन बीइंग द आउटपुट इटसेल्फ। मतलब वो अपने आप में कोई आउटपुट नहीं होंगे, वो हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं। किसी चीज को बनाने के लिए कोई टूल्स यूज हो रहे हैं, तो वो टूल्स वैसे तो किसी फर्म के लिए आउटपुट भी हो सकते हैं, बट हम एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल। तो मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल क्या होगी, जो हमारे लिए क्या है, एक इनपुट का काम कर रहे हैं इन प्रोडक्शन प्रोसेस में हम जिस एसिड को एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल का पार्ट है। एक होती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय नॉलेज, बिजनेस ट्रेनिंग एंड एनी अदर प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन दैट में प्रोवाइड द कंपनी विद द कम्पिटिटिव एडवांटेज। कि कंपनी की जो भी वैल्यू है या ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय की जो भी नॉलेज है या जो भी उनको ट्रेनिंग मिली हुई है, जो उनकी कोई भी प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से उसको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, मतलब कि उस स्किल्स की वजह से वो राइवल्स कंपनीज को क्या कर रही है, एक कंपटीशन दे रही है, तो वो कैपिटल उनके लिए क्या है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। एक एबी लिमिटेड कंपनी है, उनमें एक राज नाम का लड़का काम कर रहा है, ठीक है। वो पर्सन इतना इंटेलिजेंट है कि जो सीडी कंपनी है वो उनको क्या कर रहा है, अपने दिमाग के बल पे एक कंपटीशन दे रहा है, अपनी स्किल्स के साथ उनको एक कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो जो उस स्किल्स की वजह से एबी लिमिटेड को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, तो वो कौन सी कैपिटल एबी लिमिटेड के पास, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। गुडविल भी इसमें आएगी? हाँ, गुडविल इंटेलेक्चुअल कैपिटल थोड़ी होगी। गुडविल कैसे होगी इंटेलेक्चुअल कैपिटल? कैपिटल तो हमारी क्या होती है, पूंजी होती है। गुडविल हमारी पूंजी है,
वो तो हमारा एसेट होता है। ओके मैम। गुडविल तो जनरेट होती है। अब एपी लिमिटेड में जो राज पर्सन है उनको कंपटीशन देके उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, तो वो जो वैल्यू ऑफ रेपुटेशन इंक्रीज होगी वो गुडविल होगी। ठीक है, ओके पॉइंट मैम। क्लियर हुआ। तुमने कोई कंपनी बनाई है, तुमने तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि तुमने सबको मात करके अपने नाम को इतना बिल्डअप कर लिया। वो क्या थी, पहले तुमने अपनी इंटेलेक्चुअल कैपिटल को यूज करके बिजनेस को आगे बढ़ाया, तो वो जो तुमने अपनी स्किल्स को यूज किया वो थी इंटेलेक्चुअल कैपिटल। पर उस स्किल्स को यूज करने के बाद जो बिजनेस की वैल्यू में इंक्रीज हुआ वो क्या है, गुडविल है। क्लियर हुआ पॉइंट, दोनों में क्या फर्क है। यस मैम, क्लियर। आगे है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स हेल्थ, नॉलेज, स्किल्स एंड मोटिवेशन। ये तो हमें पता है। ह्यूमन कैपिटल क्या क्या मतलब होगा, लोगों की हेल्थ, नॉलेज, स्किल्स, मोटिवेशन, ये सब किसका पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल का। ऑल थिंग्स आर नीडेड फॉर प्रोडक्टिव वर्क। अगर हमें प्रोडक्शन अगर हमें आउटपुट चाहिए, वर्क इफेक्टिव चाहिए, एफिशिएंटली चाहिए, तो ह्यूमन कैपिटल अच्छी होनी जरूरी है। अब लूले लंगड़ों से काम करवाओगे तो बिजनेस अच्छा थोड़ी ना चलेगा। पीपल की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको स्किल्स होनी चाहिए, उनके मोटिवेशन की पावर होनी चाहिए। ये सारा कुछ इकट्ठे मिलके क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल। This can be described as being concerned with the institutions that help maintain and develop human capital in partnership with the others। कि हमारे बाकियों के साथ रिलेशन कैसे हैं, एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस के साथ कैसे रिलेशन रख के चलता है, सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला कि प्यार वाला भी, आराम से भी बात करता है, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश भी करता है, कि हर टाइम उनके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करता है। हम किसके साथ कैसे रिलेशन बना के चल रहे हैं, तो वो कौन सी कैपिटल है, सोशल एंड रिलेशनशिप। जैसे कि हमारी फैमिलीज में, कम्युनिटीज में, बिजनेसेस में, ट्रेड यूनियन में, स्कूल्स में, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये क्या है, डेवलप ह्यूमन कैपिटल इन पार्टनरशिप विद द अदर्स, के किस तरह के हमारे जो रिलेशंस हैं वो बाकियों के साथ रहेंगे। एक होती है नेचुरल कैपिटल। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एनी स्टॉक और फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल विद इन द एनवायरमेंट दैट प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड सर्विसेज। इसको हम क्या कहते हैं कि कोई भी स्टॉक या कोई भी हम एनर्जी का जो भी फ्लो या मटेरियल है इन्वायरमेंट में, जो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, गुड्स या सर्विसेज। इट इंक्लूड्स द रिसोर्सेज ऑफ अ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मटेरियल। इसमें किस चीज के रिसोर्सेज भी आ जाएंगे, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो हम फिर से जनरेट कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकते, जैसे कि लैंड, वाटर, एनर्जी एंड दोज फैक्टर्स दैट एब्जॉर्ब, न्यूट्रलाइज और रिसाइकल वेस्ट एंड प्रोसेसेस। जैसे कि हम कहेंगे लैंड वाटर क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, या फिर वो फैक्टर्स जो न्यूट्रलाइज और रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट चेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। तो फंडामेंटल इजम्पशन क्या कहेंगे हम इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, दैट ईच टाइप ऑफ कैपिटल वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल टू द बिजनेस, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, रिप्रेजेंट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ वैल्यू। ये क्या करेगी, बिजनेस को एक वैल्यू देगी, दैट मस्ट बी मैनेज फॉर द लॉन्ग रन इन ऑर्डर टू डिलीवर द सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन। इन 6 की 6 कैपिटल्स को हमें इस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को क्या देंगे, एक पोटेंशियल वैल्यू देंगी, ताकि हम लॉन्ग रन के लिए आगे काम कर सकें। क्लियर है पॉइंट्स? यस मैम। ये चैप्टर तो बहुत सिंपल है, देखो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा या फिर जिसमें टाइम लगेगा। इंटीग्रेटेड, एक पॉइंट है इसमें, हाँ, द इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल। ये कब बनी थी काउंसिल, 2010 में। इसका एम था टू क्रिएट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर ए प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम। देखो इसका जो मेन एम था क्या था, कि ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेड, मतलब कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा बनाएंगे फॉर ए प्रोसेस जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इन कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन अबाउट वैल्यू क्रिएशन ओवर टाइम, कि एक टाइम पीरियड में कितनी वैल्यू आपने अपने बिजनेस को कितनी वैल्यू प्रोवाइड की है। The IIRC seeks to secure the adoption of the integrated reporting framework by report preparers।
तो ये क्या करते हैं, एक अडॉप्शन देते हैं कि आप इन फ्रेमवर्क को क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे। रिपोर्ट प्रिपेयरर्स थे द फ्रेमवर्क सेट आउट सेवरल गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कंटेंट एलिमेंट्स। कहते हैं जो फ्रेमवर्क है वो क्या करता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं कोई भी रिपोर्ट को बनाने के टाइम। तो ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखो 7 है हमारे पास। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन। द रिपोर्ट शुड प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एंड हाउ इट रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग रन। कहते जो रिपोर्ट है वो हमें क्या देगी, एक क्या प्रोवाइड करेगी, हमें एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करेगी कि हमें इसको ऑर्गेनाइजेशंस की एबिलिटी के साथ कैसे रिलेट करना है, ताकि जो भी हमने वैल्यू क्रिएट करनी है, चाहे वो शॉर्ट रन की हो, मीडियम रन की हो या लॉन्ग रन की हो। तो स्ट्रेटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, तो ये इसके ऊपर है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। द रिपोर्ट शुड शो अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन, इंटररिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द फैक्टर्स। सारे फैक्टर्स में आपस में उनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है, आपस में वो कैसे रिलेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगे ताकि वो कितनी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे ओवर द टाइम। एक होते हैं स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप। स्टेक होल्डर के रिलेशनशिप क्या है, द रिपोर्ट शुड प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर कैसा है, उनके जो रिलेशनशिप है उनके स्टेक होल्डर्स के साथ, जिन्होंने उसके ऊपर पैसा लगाया है, उनके रिलेशनशिप्स का क्या नेचर है और क्या क्वालिटी है, अच्छे हैं बुरे हैं। तो ये चीज। एक होता है मटीरियलिटी। द रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज information about matters that substantively affect the organization ability to create value। कहते हैं मटीरियलिटी में क्या देगा, वो सारे मैटर्स जिनके अंदर क्या है, एबिलिटी है कि वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को क्रिएट कर सके, इफेक्ट कर सके। कॉन्सिस्टेंस, द रिपोर्ट शुड बी कंसाइज। कंसाइज मतलब कि छोटी होनी चाहिए और उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि हाँ 100 पेजों की एक इन्फो रिपोर्ट बना दो जिससे हमें कुछ पता ही ना चले कि इसमें जरूरी क्या था पढ़ने वाला। रेलेवेंट चीजें हो जिससे पढ़ के हमें सारा कुछ क्लियर हो जाए और छोटी हो। रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस, द रिपोर्ट शुड इंक्लूड ऑल द मटेरियल मैटर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चाहे वो नेगेटिव बातें हो उस ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव हो, दोनों होनी चाहिए इन अ बैलेंस्ड वे एंड विदाउट मटेरियल एरर। और उसमें कोई मटेरियल एरर ना हो। मटेरियल एरर का मतलब हम घुमा फिरा के बात को ना कहें, बिल्कुल डायरेक्ट लिखें। एक है कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। द रिपोर्ट शुड बी कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल ओवर द टाइम। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, रिपोर्ट जैसे पहले साल में बनाई थी वैसे ही उसे अकॉर्डिंग दूसरे ईयर में प्रिपेयर करनी चाहिए, वैसे ही अगले साल, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें आने वाले टाइम पीरियड में। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? मैम सेकंड पॉइंट रिपीट करना, कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यस मैम। देखो इसमें क्या है, द रिपोर्ट शुड शो अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन, इंटररिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द फैक्टर्स। कहते हैं वो जितने भी फैक्टर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके सारे एक कंप्लीट पिक्चर हमें दिखाई जाए कि ये फैक्टर आपस में कैसे कंबाइन हो रहे हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है, इनकी एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंसी है, दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर द टाइम। कि उनकी जो रिलेशनशिप्स हैं अच्छे हैं बुरे हैं। देखो जब वो कंबाइन होकर काम करते हैं तो कैसे हैं, एक दूसरे का साथ रिलेशंस कैसे हैं, उनकी डिपेंडेंसी कैसे है उन सारे फैक्टर्स की, ठीक है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है वैल्यू को क्रिएट करने में। तो ये है कनेक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कैसे सारे फैक्टर्स इफेक्ट हो कंबाइन होके इफेक्ट डाल रहे हैं। क्लियर मैम। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं अभी। अब इसके कंटेंट एलिमेंट्स, 8 कंटेंट एलिमेंट्स हैं इसके। ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन डू, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और कौन सी व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट ऑपरेट्स, और किन सर्कमस्टांसेस में ये ऑपरेट करती है। Governance, how does the organization's governance structure support its ability to create value in the short, medium and long term। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट है उसकी क्या एबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म में कैसी वैल्यू क्रिएट करेगी, मीडियम में कितनी और लॉन्ग टर्म में कैसे। बिजनेस मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस का मॉडल क्या है, ये सारे कंटेंट्स मतलब होने चाहिए उसमें। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज,
कौन से रिस्क और कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जो इफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को टू क्रिएट द वैल्यू ओवर द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, एंड हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद देम, और ऑर्गेनाइजेशन उन सबके साथ कैसे डील कर रही है। स्ट्रेटजी एंड रिसोर्स एलोकेशन, वेयर डज द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो, आखिर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक जाना चाहती है, उसका जो गोल है वो क्या है, हाउ डज इट इंटेंड टू गेट देयर, और कौन सी स्ट्रेटजी जो यूज करके उस गोल तक पहुंचेगी, कैसे वहां तक पहुंचेगी, टू गेट देयर। परफॉर्मेंस, टू व्हाट, अब देखो स्ट्रेटजी में क्या था कि वो अपना गोल सेट करके उस स्ट्रेटजी को यूज करके वहां तक पहुंचना है। परफॉर्मेंस, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द ऑर्गेनाइजेशन, किस हद तक उस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव किया है। आउटलुक, what challenges and uncertainties is the organization likely to encounter in pursuing its strategy and what are the implications for the future performance। कहते हैं कौन से challenges या कौन सी uncertainties हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो आएंगी उस स्ट्रेटजी में और उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन एंड presentation, how does the organization determine what matters to include in the integrated report and are such matters quantified or evaluated। कहते हैं हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कौन कौन से मैटर्स जो है वो इंक्लूड करने हैं रिपोर्ट में, और क्या वो सारे मैटर्स क्वांटिफाइड हैं या इवेल्युएटेड है। क्लियर है, यहाँ तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज कैरिड आउट टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज टू प्लान, डायरेक्ट, कंट्रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मकसद है, ये मैनेजमेंट को क्या करेगी, असिस्ट करेगी ताकि वो अपनी जो प्लानिंग की ड्यूटीज हैं उनको कंप्लीट कर सकें, डायरेक्शन दे सकें, कंट्रोल कर सकें बिजनेस की ऑपरेशन को। इट कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। इनके अंदर कौन सी प्रोसेस आएगी, मेजर करने की भी, एनालाइज करने के भी, इंटरप्रेट करने की भी और कम्युनिकेट करने में भी। इंफॉर्मेशन को करना है सब कुछ टू द मैनेजमेंट इन अ फॉर्म विच इज ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। कहते हैं ये किसके साथ कंसर्न्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को किस तरीके से हमने बतानी है, कम्युनिकेट करनी है, जिससे उनको अच्छे से समझ आ सके। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स विल यूज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी तो कहाँ से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड से। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिसोर्सेज हैं उनको एज ए सोर्स यूज करेंगे। अब उनके सोर्सेज क्या होंगे, जो हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, चाहे वो P&L बनाएंगे, चाहे वो बैलेंस शीट बनाएंगे, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो ये सारे स्टेटमेंट्स को कौन यूज करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ द डाटा फॉर देयर वर्क, बट दे मे चूज टू यूज एनी अदर सोर्सेज ऑफ डाटा। पर हाँ वो ये नहीं कि इन्हीं तीनों जो यूज करेंगे, कोई और सोर्स भी वो यूज कर सकते हैं दैट दे फील विल बी यूजफुल फॉर द मैनेजर्स, जो उन्हें लगेगा कि हाँ उनके लिए वो यूजफुल है। While there are no legally required formats for management accountant, जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा है, कॉस्ट में भी हैं उनके फ्रेमवर्क्स, फाइनेंशियल में भी हैं, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कोई लीगली रिक्वायर्ड फॉर्मेट हमें नहीं किया गया है। देयर आर सेवरल की मैनेजमेंट रिपोर्ट्स दैट आर कॉमन टू मैनी बिजनेसेस। कहते हैं बहुत सारी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं जो सारे बिजनेसेस के लिए सेम है, जैसे कि कॉस्ट शेड्यूल्स हैं, बजट्स हैं और वेरिएंस रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉस्ट शेड्यूल। तो कॉस्ट शेड्यूल क्या है, द कॉस्ट शेड्यूल लिस्ट द वेरियस एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। ये हमें क्या बताएगा, कितने कौन कौन से एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग में, एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हैं। दिस इज ऑफन शोन एज अ लिस्ट ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड एंड व्हेन मेकिंग अ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी मेक। ये क्या बताएगा, हमने एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट इंकर हुई है, वो सारी कॉस्ट है। दिस मे बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी बने। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है आप लोगों ने? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है? एमए में देखा था मैम ये। क्या कॉस्ट कार्ड? यस मैम। क्या देखा था उसमें? कि प्राइम कॉस्ट, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वही होता है बस ये कि एक चीज को बनाने में हमने कौन कौन सी कॉस्ट इंकर की है, उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड कहते हैं। जैसे कि ये देखो ABC लिमिटेड का काम है टॉयज को मैन्युफैक्चर करना,
उनका ये प्रोडक्ट है वुडन ट्रेन का सेट, एक यूनिट है। कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं? वुडन ट्रेन सेट, जिसमें कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है? डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 5 रुपीज 50 का, डायरेक्ट लेबर जो लग रही है 6.50 को, तो ये इन दोनों को ऐड करके क्या आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद जो वेरिएबल ओवरहेड्स लग रहे थे वो कितने थे? 4 रुपीज के, तो उनको ऐड करके आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। उसमें फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर दिए तो हमारे पास आ गई टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट 21। तो ये हमारी क्या बन गई? एक कॉस्ट कार्ड बन गया। There are several key business decisions that this report can help a business to make। कहते हैं बहुत सारे की डिसीजन में ये रिपोर्ट हेल्प कर सकती है, जैसे कि प्राइसिंग डिसीजंस में हाउ मच शुड वी सेल अवर प्रोडक्ट्स फॉर इन ऑर्डर टू इंश्योर वी मेक अ प्रॉफिट। तो हमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचना चाहिए कि हाँ हम कितने प्रोडक्ट्स को सेल करें ताकि हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें, क्योंकि हमें फिक्स कॉस्ट तो पड़ती है, तो हमें उस पोजीशन से बाहर निकलना पड़ता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है हमें, कि ये प्राइसिंग डिसीजन बताता है हमें हाउ मच कितने यूनिट्स हमें सेल करनी है ताकि हम प्रॉफिट तक पहुंच सके। ब्रेक इवन एनालिसिस, विच प्रोडक्ट आर प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। हर एक यूनिट के अकॉर्डिंग अलग कॉस्ट कार्ड बनेगा, तो हमें बताएगा कि हाँ इसको बनाने में हमें प्रॉफिट होगा या इसमें बनाने में हमें लॉस। इज अ न्यू प्रोडक्ट वर्थ प्रोड्यूसिंग, क्या हम जो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसको बनाने में कोई बेनिफिट भी होगा। कैन वी सेल इनफ यूनिट्स टू कवर द कॉस्ट, क्या हम इतनी यूनिट सेल भी कर पाएंगे कि हम अपनी कॉस्ट को जो कवर कर सकें। तो ये कौन सा बनाता है हमें? ब्रेक इवन एनालिसिस। एक होते हैं की फैक्टर, शुड द प्रोडक्ट्स बी मेड इन हाउस और शुड देयर मैन्युफैक्चर बी आउटसोर्स टू समवेयर चीपर। कहते हैं हमें खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या फिर हमें कहीं बाहर से सामान को लाकर आउटसोर्स कर देना चाहिए ताकि हमें वो सस्ता पड़े। तो ये डिसीजंस हमें लेने में हेल्प करते हैं। एक होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, शुड अ न्यू मशीन बी बॉट टू रिप्लेस एन ओल्ड मशीन, शुड वी बिगन अ न्यू प्रोजेक्ट सच एज लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो हमें इन्वेस्टमेंट के अप्रेजल्स के बारे में भी ये रिपोर्ट जो है वो हेल्प करेगी। क्लियर था ये कॉस्ट शेड्यूल? यस मैम। थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मुझे ये कि सब कुछ तुम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अगर कोई कंसेप्ट लगे कि नहीं क्लियर हुआ तो बता दो साथ की साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बजट्स। इन एडिशन वंस द कॉस्ट पर यूनिट हैव बीन आइडेंटिफाइड, कहते हैं अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि हाँ हमें एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इट शुड बी पॉसिबल टू प्रोड्यूस ए बजट, तो हम एक बजट बना सकते हैं। इट शोज द टोटल प्लान्ड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट फॉर अवर बिजनेस फॉर द कमिंग पीरियड। तो ये हमें क्या बताएगा कि आने वाले टाइम में टोटली प्लान्ड जो रेवेन्यूज हैं वो कितने हैं या कॉस्ट कितनी है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट शेड्यूल्स मेंशन्ड अर्लियर। ये किसके ऊपर बेस्ड है? कॉस्ट शेड्यूल्स के ऊपर जो हमने पीछे मेंशंस की हैं। तो देखो बजट में क्या है आगे। बजट्स जो है वो यूजफुल है बहुत सारे रीजन के लिए। हमने एक मेमोरी के लिए ये एक्रोनियम बनाया क्रम्पेट। बजट्स के यूजफुलनेस के रीजन है ये क्रम्पेट। कोऑर्डिनेशन में यूजफुल है कैसे? द बजट प्रोवाइड्स द गाइडेंस फॉर द मैनेजर्स एंड इंश्योर्स दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। बजट हमें क्या देगा? हमें पता है कि हमने जो चीज बनानी है हमारा बजट इतना है, यहाँ इतनी इसकी कॉस्ट हम जो है वो लगा सकते हैं। तो हमें एक बजट मिल गया कि हाँ, तो ये एक गाइडेंस देगा मैनेजर्स को, जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं, कि हाँ वो कंपनी की गुड के लिए काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, the budget authorizes the managers to make expenditure, hire staff and generally follow the plans laid out in a budget। तो बजट जो है वो मैनेजर्स को क्या करेगा? ऑथराइज करेगा कि आप जो खर्चा करोगे या स्टाफ को हायर करोगे तो वो जितने भी प्लान्स हैं वो उनको फॉलो करोगे। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन। बजट जैसे कि हम कैश बजट बनाते हैं वो हेल्प करता है मैनेजर्स को टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर बिजनेस रिसोर्सेज इन द कमिंग पीरियड। अगर आपको पता है कि आपको इस साल के प्रॉफिट जो है वो 50 लाख के हैं, इसमें से सिर्फ आप 25 लाख ही आगे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो, तो आपको एक बजट पता चल गया। तो ये मैनेजर्स को हेल्प करेगा कि बिजनेस रिसोर्सेज को आने वाले टाइम में बेस्ट तरीके से कैसे यूज करना है। Motivation, it can be useful device for influencing the behavior of managers and motivating them to perform in line with the business objectives। बजट एक यूजफुल डिवाइस है, क्यों? क्योंकि ये मैनेजर्स को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो एक लाइन में अच्छे से परफॉर्म कर सके अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। प्लानिंग बजट्स फोर्स मैनेजर्स टू लुक अहेड। कहते हैं बजट जो है वो मैनेजर्स को क्या करता है? फोर्स करता है कि तुम आगे के बारे में सोचो। इट मे हेल्प देम टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। मैनेजर्स को किस चीज में हेल्प करेगा? कि आप देखो कि आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं,
क्या क्या आपको डर है बिजनेस में, टू टेक द इफेक्टिव एक्शन इन एडवांस। अगर अपॉर्चुनिटीज है तो कैसे उनका बेस्ट यूज लेना है, अगर थ्रेट्स है तो कैसे उनसे बाहर निकलना है। तो पहले ही इन एडवांस अच्छे से स्टेप लेने के लिए हमें इस चीज की प्लानिंग करनी पड़ती है, तो बजट इसमें भी हेल्प करते हैं हमारी। इवेल्युएशन, these are often used as the basis of for the management appraisals। बजट्स हमें मैनेजमेंट के अप्रेजल में भी हेल्प करते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है चेक करना किसी चीज को। द मैनेजर हैज परफॉर्म वेल इफ ही हैज मेट हिज बजट्स इन द पीरियड। कहते हैं अगर मैनेजर ने कोई पहले बजट बनाया था, अगर उसने उसको मीट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि उसने अच्छे से परफॉर्मेंस दी है, उसका काम बहुत अच्छा था। टेलिंग, it also called communication, budget ensures that all the members of the business understand what is expected from them during the coming period। तो बजट ये इंश्योर करता है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको समझना क्या चाहिए कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले टाइम में। वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बजट्स इज दैट दे आर ओनली एस्टिमेट्स ऑफ व्हाट विल हैपन इन द कमिंग पीरियड। एक क्या ड्रॉबैक है इसका कि ये सिर्फ सब कुछ क्या है कि एस्टिमेशंस हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा इन रियलिटी। बट इन रियलिटी में देखें तो मोस्ट बिजनेसेस विल नॉट परफेक्टली अचीव द टारगेट सेट आउट ऑफ देम इन द बजट्स। तो देखो बजट तो हमने बना लिया, पर जरूरी नहीं है कि हम सारा कुछ उतना ही अचीव करें जो हमने बजट में सेट किया था। हमने जो सेल्स अचीव करनी है वो इतनी है, हमारे प्रोडक्ट के जो सेलिंग प्राइस है वो इतना रहेगा। तो ये सब हमारी एस्टिमेशन थी। कॉस्ट के लिए हमने एक एस्टिमेशन लगाई थी कि हमें इस प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट रहेगी। पर कहते हैं सारे के सारे बिजनेस जो हैं वो परफेक्टली अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। इट मीन्स कहते हैं दे विल हैव टू प्रिपेयर अ वेरियांस रिपोर्ट। कहते हैं इसलिए उनको एक वेरियांस रिपोर्ट बनानी पड़ती है। वेरियांस रिपोर्ट क्या होती है? जो आपकी बजट और जो एक्चुअल इन दोनों की फिगर्स में जो डिफरेंस निकल के आता है, इनको माइनस करके जो डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या होती है? हमारी वेरियांस। तो वो इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? वेरियांस रिपोर्ट। कि हमारा जो रिजल्ट निकला है वो बजट से कितना दूर है, कितना पीछे है या कितना आगे है। तो ये हमें कहाँ से पता चलेगा? वेरियांस से। क्लियर है पॉइंट्स? बजट में कोई प्रॉब्लम? क्लियर मैम। सो तो नहीं रहे? नो मैम क्लियर है। चलो वेरियांस रिपोर्ट्स देखो। A variance report compares the budget to the actual results achieved for the budget period and identifies any significant differences or variances between the two। तो वेरियांस रिपोर्ट क्या करेगी? कंपेयर करेगी बजट को किसके साथ? एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, जो भी हमने अचीव की हैं बजट पीरियड में। आइडेंटिफाई करेगी कि अगर उनमें कोई सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं या वेरिएंसेस हैं। तो For control purposes, management may need to establish why a particular variance has occurred। तो मैनेजमेंट क्या देखेगी कि ये वेरिएंस आया क्यों है। जो हमने बजट बनाया था वो इतना था, बट एक्चुअल रिजल्ट ये निकला है, तो ये वेरिएंस क्यों है? ये जो चेंज आई है वो क्यों आई है? वंस द रीजन हैज बीन एस्टेब्लिश, कहते हैं अगर उनको रीजन पता चल गया तो वो डिसीजन लेंगे इसको ठीक करने के लिए। Decision can be taken as to what if any control measures might be appropriate to prevent the adverse variances from occurring again in the future। adverse variances मतलब क्या है? कि जो हमने बजट से सोचा था वो एक्चुअल फिगर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो होते हैं एडवर्स। अगर हमारी एस्टिमेशन थी कि हमारी जो कॉस्ट है वो 4000 पड़ेगी, पर जो एस्टिमेशन का मतलब हो गया बजटेड, पर जो एक्चुअल रिजल्ट निकला हमारी कॉस्ट पड़ी 4500। तो एस्टिमेशन कम कॉस्ट की थी पर एक्चुअल में कितनी हुई है? 4500। तो ये क्या होगी? हमारी एडवर्स कंडीशन हुई, तो ये होगा एडवर्स वेरिएंस। तो एडवर्स वेरिएंस आगे से ना हो, हमें उसके कंट्रोल के लिए जो है वो स्टेप लेने पड़ेंगे। रिपीट है फेवरेबल। अगर यही कॉस्ट मुझे 4500 की बजाय हमें 3500 की पड़ती तो 500 पॉजिटिव निकल के आता, तो वो फेवरेबल वेरिएंस होता। तो अगर फेवरेबल वेरिएंस हो रहा है तो हमें इसी प्रोसेस को रिपीट करना चाहिए कि हमें आगे भी फेवरेबल वेरिएंस ही हो। ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स बैक ऑन द कॉस्ट टू अचीव द बजटेड टारगेट्स। क्या है? जो हमें एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमें उनको वापस लेके आने पड़ेगा ताकि हमें जो बजटेड टारगेट्स हैं हम उनको क्या कर लें? अचीव कर लें। क्लियर हुआ ये पॉइंट वेरिएंस वाला? यस मैम। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। इन एडिशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शंस हैज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फंक्शन है वैसे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बिजनेस पॉलिसी को क्या करेंगे? फॉर्मुलेट करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और उनको कंट्रोलिंग करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस में हैव एन ऑब्जेक्टिव टू ग्रो इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसने अपनी सेल्स को और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है। इट विल देन नीड, तो उसको क्या जरूरत है, वो क्या करेगी, एग्जामिन करेगी सारी पॉसिबल वेज कि उसको कैसे अचीव करना है, सच एज बाय द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और एक्विजिशन ऑफ द कंपटीटर। चाहे वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, चाहे वो कंपटीटर को एक्वायर करे, उनकी स्ट्रेटजी को समझे। फाइनली इट विल हैव टू असेस विच ऑफ दीज अप्रोचेस विल अचीव इट्स गोल्स एंड सेलेक्ट द बेस्ट वंस। फाइनली वो क्या करेगी, वो असेस करेगी इनमें से कौन से अप्रोचेस लगाने चाहिए ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर ले और बेस्ट वन को सिलेक्ट करे। वो कौन सा अप्रोच लगाए जिससे उसका गोल भी अचीव हो जाए और वो बच भी जाए, एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। फिर उसको जो बेस्ट लगेगा उनको क्या करेगी, वो सिलेक्ट कर लेगी। द अकाउंटिंग फंक्शन कैन क्लियरली कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। अब जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सिंस द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स इज यूजली मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। देखो, अब ऑर्गेनाइजेशन की जो अचीवमेंट है वो किस में मेजर होगी, मॉनेटरी टर्म्स में। अकाउंटेंट्स आर नीडेड टू हेल्प एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स एंड देन एवेल्युएट द वेरियस पॉसिबल स्ट्रेटजीज टू आइडेंटिफाई विच आर द मोस्ट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव। तो अचीवमेंट जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर करना है, और अकाउंटेंट्स इसके में क्या करेंगे, उनको क्या जरूरत होगी कि वो एस्टैब्लिश करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, फिर उनको इवेल्युएट करें कि उनको उनको अचीव करने के लिए कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजी जो है वो लगानी चाहिए। विच आर मोस्ट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव। मोस्ट फाइनेंशियली का मतलब क्या कि उनको कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट्स ज़्यादा हो। वंस स्ट्रेटजी, कभी एक बार आपने कोई स्ट्रेटजी सिलेक्ट कर ली, सच एज आपने सोच लिया कि मुझे एक नया प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है, तब तो क्या होगा, द बिजनेस विल मस्ट केयरफुली मॉनिटर एंड कंट्रोल इट। तो बिजनेस को उसको अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड परफॉर्मिंग एज डिसाइड। तो कि वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और वो ऐसे ही परफॉर्मेंस दे जैसे हम चाहते हैं। दिस इज यूजफुली डन बाय अंडरटेकिंग द वेरिएंस एनालिसिस। कहती है कैसे हो सकता है, अगर हम क्या करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस को अंडरटेक करेंगे, विच वाज आउटलाइंड अर्लियर, जो हमने पीछे बताया। तो ये डिफरेंस दिया हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। वाई इंफॉर्मेशन इज मेनली प्रोड्यूस्ड। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहती है कि इंटरनल यूज के लिए, क्योंकि उसको मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज ने यूज करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है एक्सटर्नल यूज के लिए, क्योंकि उसको शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट यूज करेगी। तो पर्पस क्या होगा इसकी इन्फॉर्मेशन का, टू एड कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या पर्पस है, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन अ पीरियड एंड द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड। क्योंकि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या बनाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लीगल रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं। Formats. So the management decide on the information that they require and most useful way of presenting it. Management decide करती है कि जो उनको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है और कौन सी वे में वो उसको रिप्रेजेंट करेंगी। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें फॉर्मेट भी गिवन है, कंटेंट भी गिवन है, जो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कंपनी लॉ को फॉलो करके मेंटेन करना पड़ता है। नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमेशा सिर्फ हमें फाइनेंशियल, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स से रिकॉर्ड कर सकते हैं, वही वाली इन्फॉर्मेशन मिलती है। हिस्टोरिकल एंड टाइम पीरियड, हिस्टोरिकल है और फॉरवर्ड लुकिंग है कि पीछे की चीज़ों को देख के आगे की प्लानिंग करते हैं, ये सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखते हैं। क्लियर हो गया ये? यस मैम। Test your understanding too है। Consider the following two statements regarding the management accounting function. Variance analysis enables a business to identify why the actual variance analysis क्या enable करता है business को कि वो identify कर सके कि actual final results जो हैं वो different है to those predicted by the budgets. And management accounts follow a set predetermined format as a result out in relevant accounting standards. तो कौन सा ठीक है इन दोनों में से? फर्स्ट वाला। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए। तो नेक्स्ट हमारा आ गया ट्रेरी, फंक्शंस ऑफ द ट्रेरी। अब ट्रेरी कौन होता है? ट्रेरी मैनेजमेंट इज द कॉर्पोरेट हैंडलिंग The treasury management is the corporate handling all the financial matters, the generation of the external and internal funds of the business, the management of the currencies and the cash flows, and the complex strategy, policies and procedure of the corporate finance. अब देखो ट्रेजरी का मतलब क्या होता है। एक तो ट्रेजर होता है, वो बंदा क्या होता है, खजाने वाला, है ना। ट्रेजर क्या मतलब क्या होता है, खजाना।
तो ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होगी, जो खजाने की देखभाल करेगी। अब वो क्या क्या देखेगी खजाने में, वो देखेगी, वो सारे फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करेगी, वो देखेगी कि एक्सटर्नल और इंटरनल फंड्स कहाँ से आएंगे, और मैनेज करेगी सारी जो फॉरेन करेंसी है या उनकी कैश फ्लोज हैं सबको। कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी पॉलिसी सिर्फ किसके रिलेटेड पर, फाइनेंस के रिलेटेड हो। तो ये सारा कंसेप्ट किसके अंदर आएगा, ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर। तो ट्रेजरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है, जिसने हमारे खजाने की पूरी देखभाल करनी है वो कौन करता है, ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो इसके की रोल्स बताए हुए हैं, देखो ये मेनली क्या काम करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है हमारी, क्या होती है वर्किंग कैपिटल, हाँ जी, सो गए सारे, वही करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वाला। हाँ पर होती क्या है वर्किंग कैपिटल, मैं तो ये पूछ रही हूँ, उसकी डेफिनेशन पूछ रही हूँ। ये तो फॉर्मूला हो गया वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का, पर मीनिंग क्या होता है इसका, जो पैसा लग रहा होता है जैसे स्टॉक वगैरह में या कैश वगैरह हो गया, शॉर्ट टर्म। हाँ ठीक है। एक दुकानदार है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, देखो एक शॉपकीपर है, वो अपनी शॉप चला रहा है, उसके पास क्या आएगा रोज से, क्या आएगा, कैश आएगा जब वो सेल करेगा, ठीक है। जो भी उसके पास सेल के पैसे होंगे वो उससे क्या करेगा, परचेज करेगा सामान की, स्टॉक लेके आएगा, और है ना, यस मैम। तो वो स्टॉक परचेज करेगा तो उनको पेमेंट भी करेगा, किसी को उधार पे सामान देगा उनसे रिसीव भी करेगा, कुछ पैसे जमा भी कराएगा बैंक में जाके, कुछ पेमेंट्स भी करेगा। तो जो डेली बेसिस पे हमें जो कैश चाहिए हो, ठीक है, डेली बेसिस पे हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से रन करे, हम कहीं भी ये ना कह सके आज तो हमारे पास सामान खरीदने के पैसे नहीं है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार चल रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, इट विल मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन कैश बैलेंस, कहते हैं ये देखती है कि ऑर्गेनाइजेशन का कैश बैलेंस कैसा है या उसकी वर्किंग कैपिटल कैसी है। वर्किंग कैपिटल क्या मीनिंग है, जो उसके करंट एसेट्स हैं, डेली वाले एसेट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, वो उसकी लाइबिलिटी से कितने ज्यादा हैं, टू इंश्योर दैट इट नेवर रन्स आउट मनी। ये ना हो कि लाइबिलिटीज हमारी इतनी ज्यादा हो जाए कि हमारे पास कल की पेमेंट के लिए कैश ना हो, कल को सामान खरीदने के लिए कैश ना हो, और वो हमें लोन लेकर लेना पड़े। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस जो है वो लॉसेस में चल रहा है। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा हो गई तो मतलब क्या होगा कि आपका बिजनेस किस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। आपके पास अपने डेली बेसिस पे बिजनेस को चलाने के लिए जब पेमेंट नहीं होती तो अब मतलब आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, ठीक है। इट टू इंश्योर, देखो ये क्या करेगी, इंश्योर करेगी इट नेवर रन्स आउट मनी, कि कभी भी इसके पास ये ना वो दिन ना आए कि इसके पास जो है पैसा नहीं है। क्लियर हुआ पॉइंट ये वर्किंग कैपिटल वाला? यस मैम। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट, प्रिपरेशन ऑफ द कैश बजट्स। ये क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे कैश बजट्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द ओवरड्राफ्ट्स। अगर हमें जरूरत पड़े तो हम ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, वेयर एवर नेसेसरी, कहीं भी हमें जरूरत। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता है तुम्हें? शॉर्ट टर्म लोन जो होता है बैंक से मिल जाते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग, द ट्रेजरी सेक्शन विल मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वेस्टमेंट। ट्रेजरी सेक्शन क्या देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी बोरिंग्स क्या है, टू इंश्योर द गेन एज मच एज इन्वेस्टमेंट इनकम एज पॉसिबल एंड इंकर एज लिटिल इंटरेस्ट एक्सपेंस एज पॉसिबल। क्या करेगा ट्रेजरी सेक्शन, ये देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, उसकी बोरिंग्स क्या हैं, ताकि जो गेन है इन्वेस्टमेंट इनकम से जो ज्यादा हो और कम से कम जो है इंटरेस्ट हमें पे करना पड़े, हमें गेन ज्यादा हो रहा हो और इंटरेस्ट हमें कम करना पड़े, इस तरह की फाइनेंसिंग पोजीशन हमारे बिजनेस की होनी चाहिए। तो ये कौन मैनेज करेगा, ट्रेजरी डिपार्टमेंट।
फॉरेन करेंसी, अगर हमारा बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है तो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स भी हमें मैटर करेंगे। द ट्रेजरी सेक्शन क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को एंड ट्राई टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर, और ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को क्या करेगा, मैनेज करेगा, सो दैट इट मिनिमाइज द लॉसेस, ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज के रेट चेंज होने की वजह से जो लॉस है वो कम से कम हो। नेक्स्ट है टैक्स। द ट्रेजरी सेक्शन विल ट्राई, कहते हैं जो ट्रेजरी सेक्शन है वो ट्राई करेगा मैनेज करने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर टू लीगली अवॉइड एज मच एज टैक्स पॉसिबल। तो ये क्या करेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स हैं तो हम जो टैक्स पे करना है वो कम से कम पे करना पड़े, इस तरह के हम मेथड्स को यूज करें। क्लियर है ये पॉइंट ट्रेजरी वाला? यस मैम मैम। क्या मैम आगे का कल कराइएगा। एक ही तो टॉपिक रह गया बस हमारा, ओके 1.5 घंटे की क्लास नहीं है आज। एक ही टॉपिक रह गया, वर्किंग कैपिटल और इवेल्युएटिंग एंड ऑब्टेनिंग द फाइनेंस, बस यही टॉपिक रह गया, हमें चैप्टर हमारा फिनिश। ये रह गए 2 टॉपिक्स हैं। नहीं करने आज? करवा दें आगे? इनफ है मैम। चलो ठीक है, कल कर लेना, कल 2:30 पे, ठीक है? ओके मैम। ओके।